गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज इस लेक्चर 8 में कंपन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। आपको जैसा कि पहले पढ़ाया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कई वाइब्रेशन लेवल होते हैं और एक वाइब्रेशन लेवल में कई रोटेशनल लेवल होते हैं। तो इसका मतलब जो घूर्णी स्तर है या रोटेशनल लेवल है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम एनर्जी पाकर ही मॉलिक्यूल में घूर्णन हो जाता है, या हम कहें मॉलिक्यूल एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में चले जाते हैं। अब मॉलिक्यूल की जो कंपन ऊर्जा है वह घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है, यानी कि जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, मॉलिक्यूल को जो कंपन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो रोटेशनल से ज़्यादा होती है। और मॉलिक्यूल यदि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यदि मॉलिक्यूल को दे दे तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल में स्थित कंपन लेवल के बीच में, वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में संक्रमण हो जाता है। और चूँकि वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम है वो कभी भी प्योर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वाइब्रेशनल लेवल के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो साथ ही रोटेशनल लेवल के बीच में भी ट्रांजिशन हो जाता है। तो वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम है वो कभी भी प्योर या शुद्ध नहीं होते। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन में हमें लाइन नहीं प्राप्त होती, बल्कि हमें बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। जो वाइब्रेशन की एनर्जी है क्वांटाइज होती है। कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए ये जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन होता है तो जितनी मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए वो ऊर्जा उसको IR क्षेत्र से मिलती है। तो इस वजह से इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 0.8 म्यू से लेकर 200 म्यू तक के क्षेत्र, यानी कि जो ये लैम्डा की वैल्यू है, ये IR रीजन कहलाती है। और इस रीजन में जो हम स्पेक्ट्रम का जो स्टडी करते हैं वो उसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इस रीजन को 3 भागों में बांटा गया है। ये लैम्डा की वैल्यू है, देखिए कौन कौन से रीजन है। एक नियर IR रीजन है जो कि 0.8 म्यू से 2.5 म्यू तक है। दूसरा ऑर्डिनरी IR रीजन है जो कि 2.5 म्यू से 15 म्यू तक है। और तीसरा है फार IR रीजन, यानी कि जो 15 म्यू से लेकर 200 म्यू तक है। जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम है वो हमें फार IR रीजन में मिलते हैं। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो एनर्जी है वो कम है, क्योंकि लैम्डा और E एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए हमें सामान्य IR का क्षेत्र ही यूज़फुल है। अब जरा देखिए कि कंडीशन क्या है। कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम देता है तो कंडीशन क्या है शर्त। तो कोई भी कंपाउंड IR स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड या एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करे, शो करे, इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी गति की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के समान होनी चाहिए, यानी कि न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। दूसरा पॉइंट है तो ये 2 कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम दे। अब ये जो कंडीशन है, तो दिस कंडीशन रिक्वायर्ड इज ओनली चेंज इन डाइपोल मोमेंट। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाए, कि दूसरा पॉइंट ये है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज व्हेन द एटम्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, यानी कि जब कंपन हो
तो उसके डायपोल मोमेंट, कंपन के फलस्वरूप डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि ये जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, द कंडीशन रिक्वायर्ड इज ओनली द चेंज इन डायपोल मोमेंट एंड द मॉलिक्यूल नीड नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। यानी कि मॉलिक्यूल का केवल चेंज होना चाहिए डायपोल मोमेंट में, द्विध्रुव आघूर्ण में। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मोमेंट हो। फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें या नाइट्रोजन ले लें, जिसमें कि केवल स्ट्रेचिंग मोशन होता है, यानी कि केवल ट्रांसलेशन एक ही दिशा में यदि स्ट्रेचिंग हो, कंपन हो, यानी कि कोई बेंडिंग मोशन नहीं होता है, तो डायपोल मोमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन। इसलिए ये मॉलिक्यूल हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H2O2 N2 एक्सेट्रा। और इनको हम IR इनएक्टिव कहते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव। जबकि दूसरी तरफ यदि हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, CO है, NO है, या हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें, ये तो डायटोमिक हो गया HCl, CO और NO, और पॉलीएटॉमिक फॉर एग्जांपल जैसे H2 हो गया, मीथेन है, इथेन है, तो ये डायपोल मोमेंट में चेंज शो करते हैं। चाहे किसी भी तरह का कोई भी मोड वाइब्रेशन का हो, ये डायपोल मोमेंट में चेंज शो करते हैं और इसलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं, और इसीलिए हम इनको IR एक्टिव कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। नाउ अब लेते हैं एनर्जी लेवल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यदि मान लें कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका मॉडल हम ऐसा मान लें, जो कंपन करता हुआ एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो मान लें कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के समान है। जो मॉडल है वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का, कंपन करते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल का कैसा है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से है। तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर हुक्स का नियम लागू होता है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है? F इज़ प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है, जो प्रत्यायन बल है, वो X के समानुपाती है, या F इज इक्वल टू -KX। K क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। कैसे? देखिए डायग्राम से आपको शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम अवस्था में है। ये RE यानी कि दो न्यूक्लियाई के बीच की दूरी कितनी है? RE। अब जब वाइब्रेशन हो रहा है तो एक बार इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी कि ये दूर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बाहर की तरफ। जबकि रेस्टोरिंग फोर्स की दिशा क्या है? देखिए, रेस्टोरिंग फोर्स की दिशा अंदर की तरफ है। उस तरह से दूसरा केस क्या देख रहे हैं? या तो स्ट्रेचिंग हो रही है एक बार बॉन्ड की, दूसरी बार बॉन्ड ये कंपन कर रहा है, तो ये दोनों जो एटम हैं वो दोनों पास पास आ रहे हैं। तो जब इनकी दिशा, चलने की दिशा अंदर की तरफ है, तो रेस्टोरिंग फोर्स देखिए किधर काम कर रहे हैं? बाहर की तरफ। यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स जो F है और जो X है, डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों की दिशा अलग अलग है, इसीलिए ये इसके आगे नेगेटिव साइन है, यानी कि F इज इक्वल टू -KX। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो जो उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम दे सकते हैं, जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है V है पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू ½ और ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक पैराबोलिक कर्व प्राप्त होता है, पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व। देखिए इसकी क्या विशेषता है? इधर हमने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, इधर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो है वो तो इक्विलिब्रियम की अवस्था है मॉलिक्यूल के, जब वाइब्रेशन के दौरान ना उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है ना उसमें कंप्रेशन हो रहा है।
अब यदि मान लीजिए स्ट्रेचिंग होगी, यानी कि ये जब दोनों न्यूक्लियाई के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होता है, प्रत्यायन बल बढ़ता है। प्रत्यायन बल बढ़ता है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी देखिए बढ़ती चली गई। अगेन जब दोनों न्यूक्लियाई पास पास आते हैं, यानी कि दूरी जब दोनों के बीच की घटती है, तो फिर प्रत्यायन बल बढ़ता है, लेकिन किस तरफ बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर जब प्रत्यायन बल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब दोनों न्यूक्लियाई की बीच की दूरी बढ़ती है तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जब दोनों न्यूक्लियाई के बीच की दूरी कम होती है तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ये डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स के संकल्पना को यूज़ करें तो हम देख सकते हैं कि जो कंपन की गति है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो वाइब्रेटरी जो मोशन है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से ले रहे हैं, और उसके लिए जो कंपन की ऊर्जा है वो होती है ईवी से डिनोट करते हैं हम वाइब्रेशनल एनर्जी को या कंपन की ऊर्जा को, और ईवी इज इक्वल टू है v प्लस हाफ एच न्यू, जहाँ पर v है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है ना। यदि हम फ्रीक्वेंसी, न्यू है फ्रीक्वेंसी, यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c अपॉन लैम्डा ले लें, और लैम्डा आपको मालूम है वेव नंबर के रूप में ले सकते हैं, तो c न्यू बार या c ओमेगा बार। Now nu bar is equilibrium vibrational frequency in terms of wave number. Now यदि हम EV यहाँ यानी कि ये वाली वैल्यू यदि हम यहाँ रख देते हैं तो EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H एज इट इज उतार दिया, और न्यू की जगह हम क्या लिख दें, C ओमेगा बार, ये C ओमेगा बार है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, वाइब्रेशनल एनर्जी की। नाउ फॉर लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल, लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल का मतलब क्या है, V की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होती है, तो लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल का मतलब V इज इक्वल टू 0। नाउ यदि हम V इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, यानी कि EV की जगह पर हम E नॉट रख सकते हैं, और V की जगह पर हम 0 रख दें, तो V की जगह 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, हाफ एच न्यू। इसका मतलब E नॉट इज इक्वल टू हाफ एच न्यू। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नतम कंपन ऊर्जा यानी कि जो लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है वो 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू है हाफ एच न्यू, और इस एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी या परम शून्यांक की ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब ये बताता है कि इवन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, जब सारे मोशन यानी कि जब ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जब क्रिस्टल में ख़त्म हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, तब भी कंपन की गति मॉलिक्यूल में होती रहती है। अब यहाँ पर भी हम देखें, जैसे हमने रोटेशनल ऊर्जा में देखा था कि मॉलिक्यूल जब एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में जाता है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखें, यदि दो पास के कंपन स्तर के बीच में यदि ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि V से V+1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो डेल्टा ई वी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, E यानी कि जो हायर लेवल है वो V+1 है और लोअर लेवल V है, और हमें मालूम है EV इज इक्वल टू होता है V प्लस हाफ एच न्यू के बराबर होता है, ये वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि V की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, V+1, तो V की जगह V+1, फिर आगे वैल्यू वही हो जाएगी हाफ, ये हाफ लिख दिया और एच न्यू। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा E इज इक्वल टू आता है एच न्यू। यानी कि द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस्ड, अर्थात कि दो पास के ऊर्जा स्तरों में कंपन ऊर्जा का अंतर एच न्यू के बराबर है। अब देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये कर्व जो आपने अभी पिछले आपने अभी डिस्कस करा है, ये 0 यानी कि जब V की वैल्यू 0 है तभी भी आप देखो इसमें एनर्जी दिख रही है। फिर ये V की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन, ये बॉन्ड डिस्टेंस, ये पोटेंशियल एनर्जी। V इज इक्वल टू 0 यदि वो रखते हैं, V इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, हाफ एच न्यू। V इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 3/2 एच न्यू, दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखते हैं तो एच न्यू। नाउ V इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो EV की वैल्यू 5/2 एच न्यू।
फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस एच न्यू। उसी तरह से v इज इक्वल टू 3 रखते तो वैल्यू आती 7/2 एच न्यू, और दोनों के बीच में डिफरेंस वही है एच न्यू, यानी कि दो के बीच में जो दो लेवल के बीच में डिफरेंस है वो एच न्यू के बराबर है। रोटेशन लेवल में आपने देखा था एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस जे की वैल्यू के बढ़ते के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर दो एनर्जी लेवल के बीच में, दो कंपन स्तर के बीच में जो डिफरेंस है वो समान है और इसकी वैल्यू एच न्यू है। ना चयन रूल या सिलेक्शन रूल या चयन नियम कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण के लिए जो चयन नियम है वो है डेल्टा V इज इक्वल टू ±1 प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा V की वैल्यू -1 होती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड ये एमिशन हो गया। आज बच्चों यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट टर्न पे जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में आपने देखा था रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर, उसी तरह से यहाँ पर भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से देख चुके हो, और फिर हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे एन हार्मोनिक जो ऑसिलेटर की तरह से काम करे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।